बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच जो है इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और इस वक्त न्यूजीलैंड ने जो है पहले खेलते हुए 204 रन स्कोर किए हैं 35 ओवर्स में और इसके दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस वक्त मैच भी जारी है। अगर इस मैच के हवाले से हम बात कर लें तो आज कप्तान बाबर आजम ने दूसरी दफ़ा इस वनडे सीरीज़ में टॉस जीता और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई आज पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, क्योंकि हमने प्रोग्राम से पहले भी आपको एक पैकेज दिखाया था जिसमें इन 3 तब्दीलियों के हवाले से बात भी की थी। आज वही 3 तब्दीलियाँ जो हैं इस टीम के अंदर होती दिखाई दी। अगर बात कर लें कि उसामा मीर टीम का हिस्सा बने और उसके साथ साथ शादाब खान टीम से ड्रॉप हुए, शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक खेलते नजर आए और शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी कि कुछ उनको इंजरी की प्रॉब्लम है, तो आज जो है उनकी जगह पे एहसान उल्लाह टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए। गो के पाकिस्तान ने पहला जो वनडे मैच था वो 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पिंडी की विकेट अगर हम बात कर लें तो अब तक भी जिस तरह पैराडाइज विकेट बैटिंग के लिए साजगार नज़र आ रही थी और अब तक यही कुछ न्यूजीलैंड के बैटर्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं विकेट पर। मिचेल एक दफ़ा फिर अच्छी इनिंग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारे सूरताल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे आज के मैच के हवाले से जारी है। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, पाकिस्तानी टीम में आज 3 तब्दीलियाँ की गई और फिर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने आज के मैच में टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। गो के ये फैसला जिस तरह पिछले मैच में हम जिक्र कर रहे थे कि सूदमंद साबित होता दिखाई नहीं दे रहा था। 35 ओवर के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने रंग अपना दिखाया था और उसके बाद एक महदूद रन पर 300 से कम रन पर जो है न्यूजीलैंड की टीम को जो है आउट करने में कामयाब हो गई थी। आज फिर वही शायद सिलसिला नज़र आ रहा है इस वक्त तक, क्योंकि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि 35 ओवर्स हो चुके हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रन भी 200 से ज़ायद स्कोर कर लिए हैं न्यूजीलैंड ने और 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। क्या कहेंगे एक तब्दीलियों के हवाले से और फिर एक दफ़ा फिर हमने बॉलिंग का फैसला किया कप्तान ने, इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जिसने 5 T20 मैचेस खेले थे वहाँ बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि उनकी टीम में तकरीबन 7-8 खिलाड़ी नए थे और जो पिछला दौरा किया था न्यूजीलैंड की टीम ने उसके सिर्फ 6 खिलाड़ी थे, तो उन्होंने वो सीरीज़ बराबर की। और किसी भी टीम के लिए जब वो गैर मुल्क में जाती है और वहाँ पे अगर सीरीज़ बराबर कर लेती है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, फ़तह से कम नहीं होती। पाकिस्तान की टीम जो है वो ज़ाहिर है पूरी एक्सपीरियंस और अच्छे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। अब रह गई बात, वो सीरीज़ तो हो गई बराबर। अब जो वनडे सीरीज़ है इसका जो पहला मैच हुआ था आपने देखा कि उसमें फ़खर ने सेंचुरी बनाई और उसके साथ साथ इमामुल हक ने 50 रन बनाए, रिजवान ने भी अच्छे किए, 49 रन, 1 रन से कमी रह गई थी। बाबर आजम की नहीं बना सके लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली। और डैरिल मिचेल जिन्होंने उसमें 113 रन बनाए थे, आज फिर वो सेंचुरी की जानिब अभी तक जो है वो गामजन है और हो सकता है कि वो सेंचुरी कर लें। अच्छा, तो सेंचुरी कर लें। रियाज साहब, इस पर आपकी बात मैं काट रहा हूँ, क्या पाकिस्तानी एनालिस्ट ने जो है मिचेल्स की वो सेंचुरी वाली इनिंग अपने बॉलर्स को नहीं बताई? एक तो फिर अच्छी इनिंग खेलते दिखाई दे रहे हैं मिचेल्स पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डैरिल मिचेल जो हैं एक अच्छे मतलब साउंड बैटर हैं और वो हमारे जो बॉलर्स हैं उनका सामना कर चुके हैं। पिछली सीरीज़ में भी किया, अभी भी सीरीज़ में किया है। अच्छा देखें, बैटर कई एक होते हैं लेकिन बड़े बाज़ बैटर जो हैं इंटेलिजेंट होते हैं। वो उनमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो अपोनेंट बॉलर्स होते हैं जिनका उन्हें सामना करना होता है, वो खुद ही मतलब आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, वो वीडियो मतलब देखते हैं और पूरा मतलब ये कि देख के और उसके बाद जो है अपनी बैटिंग को सेट करते हैं कि हमें किस तरह से ये बैटिंग करनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि डैरिल मिचेल जिन्होंने 113 रन बनाए थे आज भी उसी अच्छी तरह से खेल रहे हैं और विलियम जो है उन्होंने 86 रन बनाए थे, तो उन्होंने भी एक मतलब अच्छी इनिंग्स खेली थी। रह गई बात आज के मैच की तो इसमें कमोबेश मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह की विकेट और जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैटर्स इस वक्त खेल रहे हैं, कमोबेश वही रन होंगे। 2, 4, 5 रन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो दूसरा वाला मैच था उसमें जो फ़र्क था और जो हम सीरीज मतलब ये कि मैच जीते हैं पहला, वो वाज़े फ़र्क था नसीम शाह का।
जिस तरह से उन्होंने मतलब रन्स कंटेन किए, एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ रन्स कंटेन कर रहे हैं, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने यके बाद दीगरे 2 विकेटें ली और हमारे तीनों बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली। जहाँ तक आपके सवाल का ये हिस्सा कि जो ये चेंजेस की गई हैं ये अच्छी हैं नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि जब आप होम सीरीज़ कोई खेल रहे होते हैं तो यही मौके होते हैं एक किसी निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ कि आप अपने खिलाड़ियों को ट्राई करें। इसलिए कि देखें, आप एशिया कप भी आ रहा है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, तो यकीनन हमें जो है अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि इनमें कितना पोटेंशियल है, इनमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है और ये किस बॉलर के ख़िलाफ़ कितने मतलब रन्स कर सकते हैं, या हमारे मतलब जो बॉलर्स हैं वो कितने बैट्समैनों के ख़िलाफ़ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चेंजेस जो हैं बिल्कुल बहुत चेंजिंग सही को की आप और सही ये होनी चाहिए। सही करार दे रहे हैं। जाफर हुसैन साहब, चेंजिंग की बात हो रही है तो अब हम देखते हैं कि कौमी स्क्वाड के अंदर इंजर्ड हारिस सोहेल की जगह जो है इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल कर लिया गया है। गो कि आज के मैच में अब्दुल्ला शफीक जो है टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। एज ए ओपनर अब्दुल्ला शफीक वनडे में ओपनिंग किया करते हैं, आज वो मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे। क्या कहेंगे अगर इफ्तिखार टीम का हिस्सा बन जाते हैं, टीम ज्वाइन करेंगे कराची में जो मैचेस खेले जाएंगे 3 वनडे, तो जो हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर के हवाले से, तो समझ रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक सिर्फ आज के मैच की हद तक अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो शान मसूद की कारकर्दगी अच्छी नज़र नहीं आ रही, फिर अब्दुल्ला शफीक को आज का चांस देना और फिर इफ्तिखार अहमद का टीम में इन होना कितना अहम हो जाएगा मजबूत करने के लिए मिडिल ऑर्डर, क्योंकि इफ्तिखार आएंगे तो मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा। इस पर काफ़ी जिक्र आप भी पहले कर चुके हैं। देखिए, बात यह है कि टीम में शामिल क्यों नहीं किया, सवाल सबसे पहला ये पैदा होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने शामिल क्यों नहीं किया। अगर आपको शामिल ही करना था, लाना ही था, तो हारिस को क्यों लाए थे जो कि 3 साल से बिल्कुल गायब थे एकदम से। हारिस सोहेल को लाने के बाद जो है ना वो फिर इंजरी हो गए और उनको दोबारा, तो मकसद ये है कि जब एक खिलाड़ी खेलता हुआ आ रहा है 3-4 साल से मुस्तकिल टीम का हिस्सा है, तो उसको ड्रॉप करना एक अजीब सी बात थी। आपको पता है कि कॉम्बिनेशन भी ख़राब होता है, फिर बड़ी मुश्किल से, तो आपको मालूम है कि कॉम्बिनेशन बनता है पाकिस्तान टीम का, और जब वो बनता है तो उसके बाद वो उसको तोड़ दिया जाता है कि भाई खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार का आना एक बहुत अच्छी अलामत है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन उसको ड्रॉप करना उससे भी बड़ा जो है ना वो नुकसानदेह था। दीगर बात, अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की, तो अब्दुल्ला शफीक नो डाउट जिस तरह खेलते हैं उनको किसी भी नंबर पे खिला लें, सिर्फ वो ओपनर नहीं, वो किसी भी नंबर पे खेलेंगे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनमें एक एबिलिटी है बहुत अच्छे एक क्रिकेटर होने के नाते। और जिस तरह अगर कहा जाए कि जो स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के बाद अब्दुल्ला शफीक का ही नाम। लेकिन माजी में हम देखें तो अब्दुल्ला शफीक के 4 T20 मैचेस में 0 का रन उन्होंने सिर्फ बनाया। देखिए, 0 का रन, वो मकसद ये है कि 0 पे कोई भी आउट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वनडे और टेस्ट के मैं कहता हूँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि T20 उनका फॉर्मेट है नहीं, वनडे फॉर्मेट के वो बेहतरीन। जिस तरह बात करते हैं कि फ़खर जमान की, फ़खर जमान T20 के इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है जितने अच्छे रन उन्होंने वनडे में किए हैं। वनडे के कहा जाता है कि वो वनडे उनका फेवरेट गेम है, फेवरेट फॉर्मेट है, जिसपे वो ज़्यादा रन भी करते हैं और आराम से तहम्मुल मिजाजी से खेलते हैं। तो हर एक का एक फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं होता कि टीम जब सिलेक्शन उसकी हो रही होती है तो T20 की बुनियाद पे जो है ना आप ले लेते हैं कौमी टीम में, और सुपर लीग के हवाले से ले लेते हैं, खिलाड़ी को ले आते हैं, और उसके बाद जब वो नाकाम होते हैं तो फिर उस पर तनकीदें की जाती हैं। तो हर एक का खिलाड़ी का खेलने का अंदाज है, वो किस तरीके से कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा अच्छे खेलता है। जिस तरह आगा सलमान की बात कर रहे हैं, नो डाउट वो वनडे के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट के उससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट इतने होते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में अब वनडे में जिस तरह चांस दिया जा रहा है, आगा सलमान को आज भी चांस दिया गया है, तो अब उनके पास मौका है प्रूफ करने का। बॉलिंग तो 5 ओवर करवा चुके हैं, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब बैटिंग में उनको चांस मिलेगा और मिलना भी चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा परफॉर्म करें। पाकिस्तान की चेंजिंग के हवाले से क्या कहेंगे जाफर हुसैन साहब? आज 3 चेंजिंग की है पाकिस्तानी टीम ने। देखें, एक तो शाहिन अफरीदी की बिल्कुल ठीक चेंज होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह वो पहला मैच खेले हैं मेरे ख्याल में उस रिदम के साथ आपको लग रहा था कि मुकम्मल तौर पर फिट है 100% शाहिन अफरीदी पहले मैच में? देखिए, अगर अनफिट है, कल भी हमारी यही बात हुई थी कि अगर वो अनफिट है तो कह दें कि भाई मैं रेस्ट चाहता हूं। जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि रेस्ट देना चाहिए, हमारे बॉलर्स पे इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। अभी PSL खेला है, उसके बाद आपने T20 में डाल दिया, तो मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं। आपको पता है PSL में कप्तानी का बोझ कितना था, किस तरीके से उनकी टीम जो है ना वो परफॉर्म कर रही थी और मुसलसल मैचेस खेल रहे थे। तो एक फास्ट बॉलर के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जिस तरह शाहिन अफरीदी
को जो बिठाया गया मेरे ख्याल में ठीक है, उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और इसके अलावा जो चेंजेस आप बता रहे हैं कि एहसानुल्लाह की शमूलियत, नो डाउट एहसानुल्लाह अच्छे बॉलर हैं और प्रूफ करना चाहिए, अब उनके लिए मौका है कि वो अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं। गो कि अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन रन्स भी ज्यादा दे दिए शुरू के ओवर्स में। अगर नसीम शाह की बात करें तो आपको पता है कि नसीम शाह ने कल भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, 29 रन देके 2 विकेटें हासिल की थी। आज भी उन्होंने 6 या 7 ओवर कर रहे हैं और अभी भी जो है ना वो 20 के करीब रन दिए, लेकिन विकेट हासिल नहीं हो। लेकिन एंड में उम्मीद है कि वो विकेट अच्छी विकेट यकीनन उम्मीद है कि आखिरी में विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसामा मीर शादाब की जगह टीम का हिस्सा बने हुए, उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए उसामा मीर अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। वही बात है कि उन्होंने भी अभी 5 ओवर्स किए हैं, लेकिन उनको भी जो है ना कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शादाब खान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। गो कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो एक ऑलराउंडर की सूरत में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मेरा अगर आप वोट मांगेंगे तो मैं कहूँगा कि शादाब खान आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है रियाज साहब। जिस तरह बात हो रही है आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के हवाले से, तो अब तक 212 रन स्कोर हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और जिस किस्म की बॉलिंग पाकिस्तान की जानिब से जारी है, जिस तरह एहसानुल्लाह की बात कर रहे थे और उसके साथ उसामा मीर की बात कर रहे थे हम कि एज ए एक्सपीरियंस अगर देखें तो इनको एक्सपीरियंस कम है, लेकिन यकीनन जो तजुर्बेकार बॉलर है, अगर हारिस रऊफ़ की बात कर लें तो अच्छा बॉल करते नज़र आ रहे हैं। क्या उन्हें एहसानुल्लाह को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए जाकर? देखिए बिल्कुल, जितने मतलब हमारे बॉलर्स हैं वो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको मतलब एक सपोर्ट करते हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें शायद स्क्रीन पे ये नज़र नहीं आती या हम स्टेडियम बैठे हुए तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये कि जो सीनियर्स होते हैं वो यकीनन मतलब ये कि कप्तान भी सपोर्ट कर रहा होता है, अपनी बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं। इसी तरह जो सीनियर प्लेयर्स हैं या सीनियर बॉलर हैं उनके, तो वो कोई ऐसी टिप्स ज़रूर देते हैं जिससे मतलब कि टीम को फ़ायदा हो और वो बॉलर जो है विकेट लेने में कामयाब हो। मैं ये समझता हूँ कि एहसानुल्लाह नए ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी PSL में, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपनी मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करके सिलेक्टर्स को अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। और जिस तरह से मतलब ये कि जब वो शारजा में थे और वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की थी, तो यकीनन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर के तौर पे सामने आए हैं। रह गई बात हारिस रऊफ़ की, तो हारिस रऊफ़ जितने भी हमारे बॉलर्स हैं उसमें शाहिन शाह आफरीदी भी शामिल हैं। ये वाहिद बॉलर हैं हारिस रऊफ़ जो मतलब गेंद पुरानी होने के बावजूद जो है उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और आप ये देखें कि आखिर में भी उनमें विकटें लेने की सलाहियत है। तो ये हारिस रऊफ़ जो है, गो कि आप ये देखें कि थोड़ी सी स्पीड जो है ज़रूर निस्बतन कम हुई है शाहिन शाह आफरीदी की भी और हारिस रऊफ़ की भी, और उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि ये कंटिन्यू मतलब ये कि बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, होना ये चाहिए कि देखें प्लेयर तो खुद बाज़ औक़ात नहीं बोलता, अगर वो इंजर्ड है या तो वो ये समझता है कि शायद मैं इस पे मतलब काम चला लूँगा और मैं मतलब खेल लूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास अगर बैटर्स बहुत सारे हैं एक ही पोजीशन के, या आपके पास बॉलर्स मतलब एक ही तरह के बहुत अच्छे हैं, तो आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आपका कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो तो फिर आप उसको तब्दील करें, बल्कि आपको एक ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए कि आपको ख़ुद ही समझना चाहिए, जो हमारे बेंच ऑफिशल्स हैं, कोचेज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अगर एक बॉलर जो है उसने इतनी मतलब कि बॉलिंग कर दी है, इतने ओवर्स कर दिए हैं, तो उसको अल्टीमेटली मतलब आप एक आध मैच का 2 मैच का ये पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह से देखें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वगैरह है, जनूबी अफ्रीका, ये बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत बाकायदा अपने खिलाड़ियों को एक 2 मैचेस का सीरीज़ के दौरान रेस्ट भी देते हैं। इवन वो अपने कप्तान जो है उनका वो भी मतलब उसको कोई अचंभा नहीं होता अगर वो एक आध मैच में बैठ जाए, तो उनकी वो पॉलिसी का हिस्सा होता है और वो चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी जो है फिटनेस लेवल जो है वो आला मेयार का बरकरार रखते हुए जो है ग्राउंड में उतरें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम एक खिलाड़ी को बिल्कुल अनफिट होने का इंतज़ार करते हैं, जब वो बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं होता तो फिर हम जो है उसको रेस्ट दे देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब इस जानिब जो है गौर करना चाहिए। हमारे जो बेंच ऑफिशल्स हैं, अब जैसे शाहिन शाह आफरीदी की बात हो रही थी, शाहिन शाह आफरीदी ज़ाहिर है PSL में उन्होंने किया, फिर उसके बाद जब शारजा में हुआ वहाँ तो मौसम आप देखें कितना सख्त गर्म होता है, वहाँ पे उन्होंने मतलब फटीक बर्दाश्त की और फिर ये यहाँ आके मुसलसल। और फिर एक चीज़ शहजादा कि जब किसी बॉलर या बैटर्स पे ये बोझ होता है कि यार उसी ने मतलब ये कि परफॉर्म करना है और उसी की परफॉर्मेंस की वजह से जो है टीम जीतेगी, तो ये जो दबाव है ना वो मतलब एक फटीक की सूरत में सामने आता है। तो उसमें बाज़ औक़ात तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है लेकिन उसकी परसेंटेज
कम होती है, लेकिन परफॉर्मेंस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आप इसमें कोई शक नहीं कि जो पहला वनडे था उसमें हमारे तीनों बॉलर्स ने 2-2 विकेटें ली, और हमारी टीम की जो फतह है, जैसे मैंने पहले इस स्पेल में भी बात की कि उसमें जो नसीम शाह का जो स्पेल था, जो उन्होंने बॉलिंग कराई है और जिस तरह से एक मतलब जो तेज़ रफ्तारी से रन्स बना रहे थे, तो उन्होंने जो है नसीम शाह ने उनके बैटर्स को रोक दिया था रन बनाने से। अगर वहाँ पे 5-10 रन ज़्यादा होते तो यकीनन मतलब बिल्कुल मुश्किलात का मुश्किलात सामना करना पाकिस्तानी टीम पड़ता। को होती दिखाई देती है। जाफर हुसैन साहब, तब्दीली की बात हो रही है तो थोड़ी सी तब्दीली हम मोहम्मद नवाज़ के हवाले से भी बात कर लें। क्या इस वक्त अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है टीम के अंदर परफॉर्म करना और जगह बना मोहम्मद नवाज़ के लिए भी, क्योंकि अब एक के पीछे एक प्लेयर ज़रूर लगता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बात यह है कि नवाज़ को जो शामिल किया गया है, इस पे पहले भी हमने बात की कि नवाज़ की वनडे स्क्वाड में कोई जगह नहीं बनती, और गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, ना T20 में, ना PSL में, ना किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी वो टीम के साथ हैं। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए सेलेक्टर को कि जिस तरह अगर वो टीम सिलेक्शन कर रहे हैं, बाकियों पे तो बड़ी नज़र रखते हैं, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स को जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। इसी वजह से टीम पे तनकीद होती है, कप्तान पे तनकीद होती है कि वो अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिला रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में नवाज़ की तो जगह यहाँ पे बनती नहीं थी, और वही बात है कि शादाब को होना चाहिए था टीम में, लेकिन ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से जिस रफ्तार से स्कोर जा रहे हैं, आपकी विकेट 18वें ओवर में आउट हुई थी 19वें ओवर में, और अब तकरीबन 101 रन का 2 रन का जो है ना वो पार्टनरशिप बन चुकी है। आपको डेरल मिचेल जो है ना वो देखें आज फिर जो है ना वो सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान के खिलाफ उनकी दूसरी सेंचुरी होगी, और टोटल इनकी 3 सेंचुरियाँ, उसमें 1 बांग्लादेश के खिलाफ मारी में। तो इसका मकसद ये है कि ये बरसगीर की यहाँ की विकेटों पर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। अब वही बात है कि या तो इनको जो है ना कोई अच्छा बॉलर सामने नहीं मिला कि वो आउट कर सके, या फिर इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है डेरल मिचेल की। तो एक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ना आप ले जा सकते हैं अपने टीम का स्कोर, कितना रोक सकते हैं, क्योंकि अब रोकना है, स्कोर रोकना है। अब तो आपने उनके बल्लों को जो है ना घुमाते हुए विकेटें लेनी है। अब कौन विकेट लेता है, क्योंकि अभी तक सारे बॉलर्स नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हारिस रऊफ ने जिस तरह शुरू में विकेटें ले ली, वही विकेटें ले चुके हैं। अच्छा, वही विकेटें लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रोडक्शन है आपकी कि इस वक्त तो अगर देखें तो 224 रन है, 2 खिलाड़ी आउट हैं। पिछले मैच में आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन जाहिर की थी, रियाज साहब ने 350 350 का बात की थी, जबकि आपने कहा था कि 280 290 रन यहाँ पे मैं आपका सवाल अपनी तरफ लेता हूँ। वो इन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, इन्होंने पहले ही हवाले से कर दी थी। और जो मैं जिस वक्त आपने मुझसे सवाल किया था ना, तो उस वक्त जो रिदम था बैटर्स का और जिस तरह से वो रन्स बना रहे थे, तो उस चीज़ को मैंने देखते हुए कहा था। लेकिन जब नसीम शाह आए और जिस तरह से उन्होंने मतलब रन्स कंटेन किए, तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो उस सिचुएशन को देख के आप देखिएगा सिचुएशन चेंज है इस वक्त। अगर हम देखें तो इस वक्त 224 रन है, क्या प्रोडक्शन है आपकी, कितना स्कोर कर सकती है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये 300 के करीब रन होंगे, और जो रन उन्होंने परसों बनाए थे उससे 2-4 रन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये है। बाकी जो जाफर साहब से देखिए शहजादा मोइन, बात ये है कि अगर इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे, जो आसान कैचेस जब तो पिछले मैचेस में भी हमने सामने अभी आप देखें ना, जो कैच छोड़ा है नसीम शाह ने, ये बिल्कुल डेरल मिचेल का 96 रन पे कैच छोटा है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के कैचेस जीतने के लिए जो है ना पकड़े जाते हैं, अगर इस तरह के कैचेस छूटेंगे तो मेरे ख्याल में फील्डिंग नाकिस होगी, तो स्कोर तो बनते चले जाएंगे ना। अभी जो सिचुएशन है तकरीबन 10-11 ओवर्स का खेल बाकी है, और जिस तरह स्कोर चल रहा है 225 स्कोर चल रहा है, मेरे ख्याल में 310-305 तक का स्कोर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 310-305 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने बॉलर्स के मुआवजा करें न्यूजीलैंड के बॉलर्स का फास्ट बॉलिंग के शोबे में, तो क्या आज की जो टीम खेल रही है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की, समझ रहे हैं कि वो इस स्कोर को जो आप 305 और 310 कह रहे हैं उसमें रोकने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल सेट खेल रहे हैं मिचेल? देखिए, बात यह है कि जो गुज़िश्ता मैच में आपके खेले थे शाहिनशाह आफरीदी, उन्होंने भी डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। शुरू में तो पिट गए थे वो 4-5 ओवर्स में, लेकिन एंड में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कोई स्कोर ज़्यादा नहीं दिया था। इसके अलावा शादाब खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और अब वो दोनों खिलाड़ी नहीं हैं, तो उसामा मीर और आगा सलमान और आपके पास एहसानुल्लाह, ये तीनों नए बॉलर्स हैं। तो इन नए बॉलर्स को किस तरह रन्स रोकने हैं, किस तरह अपने आप को बचाना है, ये इनके लिए
एक बड़ा इम्तहान होगा। तो मेरे ख्याल में रोकना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे प्लेयर्स हैं नहीं अपनी विकेटों पे खेल रहे हैं, और आपको पता है पूरा PSL यहाँ पे खेला गया है, उसमें शामिल रहे हैं सारे प्लेयर्स ही। तो मेरे ख्याल में स्कोर रोकने में कामयाब होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा लेकिन होना चाहिए, क्योंकि उनके बल्ले बड़े अच्छे चल रहे हैं, बल्ले बड़े अच्छे चल रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब किस तरह बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें फ़खर जमान की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का, ओपनिंग शराकत अगर इमामुल हक ने उनके साथ की थी 124 की बड़ी अच्छी ओपनिंग शराकत थी दोनों की, 300 प्लस रन स्कोर होते हैं, तो पाकिस्तानी बैटर्स ओपनर्स पर प्रेशर होगा। जी बिल्कुल, देखें जितने ज़्यादा रन्स होते हैं वो प्रेशर तो होगा, और एक साइकोलॉजिकली एक असर ये भी होता है कि हमारे जो बैटर्स हैं टीम ये देखेगी कि यार पिछले मैच में तो इन्होंने कम रन बनाए थे, इसमें इन्होंने ज़्यादा बना लिए हैं, तो ये एक चीज़ जो है इफ़ेक्ट करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें आजकल के जितने भी प्लेयर्स हैं ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनकी अप्रोच भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, इनकी थिंकिंग जो है साइंटिफिक होनी चाहिए, और इनको मतलब अटैकिंग मतलब ये कि क्रिकेट पे अपना फोकस करना चाहिए। अगर देखें हमारे खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, उनमें मतलब ये कैपेसिटी है कि वो अगर 300 प्लस होंगे तो उसको भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ियों में ये कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं, लेकिन जब ये नर्व्स का खेल होता है, लेकिन जब आप किसी बाज़ स्पेल या पैचेस में अगर आप अपने नर्व्स से काबू नहीं पाते तो आप किससे चीज़ें जो है निकलती चली जाती हैं, आपसे रन्स भी मतलब है कि आप वो नहीं बना पाते, विकटें भी गिरती चली जाती हैं। लेकिन इसके लिए जो है फोकस करने की ज़रूरत है। मैं ही समझता हूँ कि कमोबेश वही मुझे लग रहा है जो स्कोर चल रहा है, जिस तरह से कि वही स्कोर होगा जो इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने 288 परसों मतलब साहब की प्रोडक्शन ये है कि तकरीबन 300 के करीब जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है आज मैच में स्कोर करेगी, और मिचेल्स ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी मुसलसल सेंचुरी स्कोर कर ली है। लेथम भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वफ़े से पहले जिस तरह जिक्र कर रहा था कि न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है और 40 ओवर्स में 237 रन स्कोर कर लिए। मिचेल्स ने सेंचुरी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बना ली है। मज़ीद इस पे बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, दूसरी मुसलसल सेंचुरी, 3 सेंचुरियाँ वो स्कोर कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ 2 हो गई, एक बांग्लादेश के खिलाफ। एशियन विकटों पर जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे कि एशियन विकटों पर अच्छे बैटर्स के तौर पर नुमाया होकर सामने आए हैं। न्यूजीलैंड को एक फ़ायदा होता ज़रूर दिखाई दे रहा है अब, क्योंकि बैटिंग 237 रन स्कोर हो चुके हैं, 40 ओवर में 10 ओवर का खेल बाकी है। पीछे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले चैपमैन भी मौजूद हैं। क्या समझे कि अब एक अच्छा टारगेट तकरीबन 350 रन का चेस करने में कामयाब न्यूजीलैंड की टीम होती दिखाई दे रही है? देखिए शहजादा, अभी 10 जो इस वक्त सिचुएशन है 10 ओवर्स कमोबेश बाकी हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से वनडे है, 50-60 रन जो है वो बन सकते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि वैसे तो देखें क्रिकेट जो है एक गेंद का खेल है और कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कि एक गेंद पे छक्का भी लग सकता है और आप आउट, लेकिन दोनों बैट्समैन तो सेट हैं, एक ने सेंचुरी की भी है, एक ने निफ सेंचुरी स्कोर की भी है। मिचेल ने जो है सेंचुरी की मार्केटुल्लाह और उनकी दूसरी कंटिन्यूस सेंचुरी है, और वैसे कहें तो तीसरी सेंचुरी, और जो लेथम है उन्होंने 50 रन बना लिए हैं। तो ये दोनों बैटर जो हैं मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना इस वक्त हाई होगा, और इनकी विकटें भी ज़्यादा नहीं गिरी हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि अब ये उस मतलब उसमें आ गए हैं सिचुएशन में कि अब जो है ये खुल के खेल सकते हैं, और इसमें कोई वही नहीं कि अब कोई अगर ऊंचे ये शॉट खेलेंगे तो एक आध कोई आउट भी हो सकता है। लेकिन आपने जैसे कहा कि अभी चैपमैन जो है वो पीछे हैं, और उनकी भी मतलब तजुर्बेकार बॉलर नहीं है हमारे पास कोई ऐसा कि उन्हें कंटेन कर सके। हारिस रऊफ के अलावा एहसानुल्लाह अपना पहला वनडे मैच खेल रहे हैं, उसामा मीर को इतना तजुर्बा नहीं है, सलमान अली आगा को हम यूज़ कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज गो के तजुर्बाकार हैं, लेकिन अब तक कारगर साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं देखें शहजादा, मतलब ये कि जो वनडे या T20 मैचेस हैं इसमें किसी भी बॉलर का एक स्पेल और पैच आता है, उसमें अगर 3-4 गेंदें सही हो जाएं तो जो मैच का है उसका पूरा पासा पलट जाता है। तो वो चीज़ तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी, इसलिए कि देखें इस वक्त जो रन्स हैं वो मतलब आउट ऑफ रीच नहीं है, विद इन रीच हैं। जिस तरह से उन्होंने 40 ओवर में 237
या जो जितने भी रन बनाए हैं, तो वो इतने मतलब बिल्कुल 241 रन हो चुके हैं। 241 रन बनाए। तो ये ऐसे रन हैं इस सिचुएशन पे कि हमारे जो जब बैटिंग आएगी, हमारे जो बैटर्स हैं उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा। आपने देखा कि हमने जो 500वां मैच था, फ़खर ने भी उसमें सेंचुरी की, इमामुल हक ने 50 बनाए, बाबर आजम ने 49 बनाए, फिर रिजवान ने 42 बनाए। तो आप ये देखें कि हमारे बैटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। और फिर ये कि ये 7वीं जो गुज़श्ता मैच था वनडे, उसमें 7वीं सेंचुरी थी फ़खर और इमामुल हक के दरमियान। तो देखें जब आप मतलब ये कंटिन्यू जब आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है और जो अब आप ये मैच खेल रहे होंगे, तो यकीनन वो चीज़ जो है मैटर करती है कि आप जो है 500वां मैच था और आपने जो है पार्टनरशिप इतनी अच्छी लगी और आपने एक ने 100 बनाया, एक ने 50 बनाई, तो वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। लेकिन क्रिकेट में जो है किसी भी वक्त कोई भी मतलब सिचुएशन जो है वो तेज़ी के साथ तब्दील भी हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बैटर्स हैं, हमारे बॉलर्स में भी इतनी कैपेबिलिटी है कि जैसे नसीम शाह ने, आप देखें कि आखिर वक्त तक उन्होंने विकटें नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने रन्स कंटेन किए थे। फिर हारिस रऊफ ने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग की थी, गो के उन्होंने भी 2 विकटें ली थी, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकटें ली थी। आज जो है हारिस रऊफ जो कि मतलब उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा हारिस रऊफ ने मनवा लिया है। वो शुरू में भी उसी तरह की अच्छी बॉल करते हैं और आखिर में भी बिल्कुल आखिरी में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जाफर हुसैन साहब। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, ना तजुर्बेकारी जो हमें कहीं ना कहीं ले डूबती नज़र आती है। अभी एहसानुल्लाह के हवाले से अगर बात कर लें, उसामा मीर के हवाले से, न्यूजीलैंड बैटर इस वक्त जो बैटिंग, दोनों जो बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, मिचेल्स और लेथम, दोनों मुकम्मल तौर पर सेट हैं, सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, नेफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं लेथम। तो आपको ऐसा लगता है कि ये नातजुर्बेकार बॉलिंग के खिलाफ एक बड़ा स्कोर करने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हो जाएगी? देखिए, ना तजर्बाकार तो कह सकते हैं, लेकिन टीम कौमी टीम में खेल रहे हैं तो इट्स मीन के तजर्बा तो हासिल है इन्होंने। PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आप नवाज़ को ना तजर्बाकार कह रहे हैं तो गुज़िश्ता 7-8 साल से वो कौमी टीम का हिस्सा है। अगर आप बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की, तो वो भी हारिस रऊफ को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तजुर्बाकार है बाकी दीगर बॉलर्स के मुकाबले में। देखिए, दीगर बॉलर्स की आप बात करें, उसामा मीर की, उसामा मीर का आप देख लें जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ज़्यादा स्कोर नहीं दिया उन्होंने, ये 40-45 रन इतना ज़्यादा नहीं है। 9 ओवर वो कर चुके हैं, 9 ओवर। तो मेरे ख्याल में अब 10 ओवर करेंगे तो 50-50 तो हर कोई, सारे बॉलर्स ही दे रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई ये विकेटें जो है ना हमारी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग पैराडाइज विकेट क्यों बन रही है, जब हमारी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग है तो बॉलर्स खासकर हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ बड़ी मजबूत है। एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स के लिए इस तरह की विकेटें क्यों नहीं बनाई जा रही? क्या खौफ है किसी चीज़ का, क्या है? हार का खौफ होगा ना, एक ही चीज़ आती है, हार का खौफ। हार का खौफ अगर होता तो मेरे ख्याल में T20 की विकेटें इस तरह की लेकिन जब इसमें यह है कि अगर ये अपने खौफ तारी भी कर लें तो ये तो वनडे टेस्ट मैच में तो ये होता है कि चलो आप मैच बराबर कर सकते हैं। इसमें तो अल्टीमेटली मतलब ये कि आपने ये तो जीतना है या हारना है। तो इसमें तो मतलब ये कि विकेट जो है वो दोनों के लिए एक होगी। यहाँ तो जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो इनका मतलब एक्सपीरियंस है वो यहाँ मतलब ये कि मैटर करता है कि आप किस अपने एक्सपीरियंस से और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे किस तरह सामने वाले बैटर्स को या बॉलर्स को आप मतलब ये कि सही तरीके से उसके खिलाफ परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये अच्छा मैच हो रहा है, पिछला मैच भी अच्छा था और न्यूजीलैंड ने भी बड़ी अच्छी ज़ाहिर है परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अब जो सिचुएशन कमोबेश वही बनती चली आ रही है। देखें पाकिस्तान की टीम की ये तो एक बात है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती और हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है और रहती है। तो इसमें दोनों तरह के इम्कान हैं, लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो इन 3 तब्दीलियों के बावजूद हमारी टीम जो है एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम है। और अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें तो न्यूजीलैंड की टीम, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सिर्फ 6 खिलाड़ी वो हैं, क्रिकेटर्स वो हैं जो गुज़िश्ता जो दौरे पर आई थी वो हैं, बाकी तमाम खिलाड़ी नए हैं। और उसमें से न्यूजीलैंड की इस टीम में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आपके इस टूर पे डेब्यू किया है, तो वो तो बिल्कुल ही नए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने वनडे सीरीज बराबर खेल ली और अब दूसरे भी मतलब वनडे में मतलब वो एक अच्छी, देखें फाइटिंग मैच हुआ है, पहला वाला भी ऐसा बुरा मैच नहीं था कि वो कोई 250 बिल्कुल फाइटिंग मैच में। जाफर हुसैन साहब, आज मैच में बड़ी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है एहसानुल्लाह मिचेल्स के दरमियान, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि एक अगर देखें तो शायकीन क्रिकेट ऐसी चीज़ें देखना भी कोई पसंद कर रहा होता है। नहीं, देखें ऐसी चीज़ तो होती है। एहसानुल्लाह ने जिस तरह अपने बॉडी का इस्तेमाल किया, जिस तरह अपनी बॉलिंग का इस्तेमाल किया और फंसाए रखा कुछ मौक़ों पर, लेकिन डेरिल मिचेल ने भी फिर वहाँ पर सेंचुरी भी मार के दिखाया। लेकिन ये चीज़ें चलती हैं, ये बॉलर्स और बैट्समैन का तो हिस्सा है, क्योंकि
कि जब एग्रेसिव बॉलर होते हैं वो दिखाते हैं, अपना जस्टर दिखाते हैं कि वो फास्ट बॉलर हैं, और पाकिस्तान के इसी तरह के फास्ट बॉलर जो है ना वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, और होना भी चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई उनकी एनर्जी लग रही है और उसमें जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन मकसद ये है कि डेरल मिचेल को अगर आउट कर लेते हैं सामने तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, आउट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। मिचेल्स के हवाले से बात हो रही है तो मैंने जिस तरह याद साहब से बात की थी कि वीडियो एनालिस्ट का कोई रोल शायद नज़र नहीं आ रहा कि इस लाइन पे बॉल करें, इस जगह पे जो है मिचेल्स फंसते हैं, क्योंकि वो दूसरी सेंचुरी का मकसद यही है कि बॉलर्स उनके सामने नाकाम नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो बॉलर का ख़ास तौर पे जो है ना, बॉलर अपनी बॉल वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे। जिस तरह की बॉल करते हैं वो उस तरह की बॉल दिखाई नहीं दे रही। बॉल की जो हाइट है वो भी कम है, और आपको पता है लो हाइट पे जा रही है, और बॉलर्स जो है ना वो जितनी भी जान मार रहे हैं वो बॉल जो है ना उस तरीके से नहीं जा रही जिस तरीके से जानी चाहिए। या तो वो लाइन और लेंथ भूल गए, या फिर आपको जो है ना पिच में या विकेट में इतनी कमज़ोर विकेट बनाई है। बात करिए तो फास्ट बॉलिंग के लिए अगर ऐसी विकेटें बनाई जाएंगी जहां पर बॉलर्स को जान लगाना पड़ेगा, जाफर हुसैन साहब, तो हमारे पास तो बहुत लंबी स्टैंड है फास्ट बॉलिंग की, तो हमारे फास्ट बॉलर ज्यादा अनफिट होते दिखाई नहीं देंगे। देखिए ये इस विकेट पे तो ज़्यादा इंजरी होंगी। उसका रीज़न ये है कि बड़ी जान मारनी पड़ेगी बॉलर्स को, और जब बॉलर्स जान मारेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इनका जो है ना वो पाँव वगैरह जो है ना आपके पुल वगैरह हो जाती हैं सारी चीज़ें ना। तो मेरे ख्याल में एक बॉलर्स अगर फ्रेंडली विकेट बनाएं, जिस तरह कराची की विकेटें बनती हैं, बॉलर्स को हेल्प करती हैं, बैट्समैन को भी हेल्प करती हैं, वही बात होती है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर वहाँ की बात करें जहाँ पर मैच चल रहा है पिंडी स्टेडियम की, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर इस तरह की विकेट या इस तरह का, जो मैंने फ़खर जमान का एक इंटरव्यू पढ़ा उसमें कह रहे हैं कि वो ये ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई पे जो है ना ये स्टेडियम बना हुआ है, और ऊंचाई मतलब ये है कि पहाड़ों के इलाके में पिंडी में, तो ये वहाँ पे जो है ना इस तरह की विकेट चलती हैं यार, इस तरह की विकेट होती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फ़खर जमान जो है ना अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन के वहाँ का जो आपका एक इन्वायरमेंट होगा, जो हवा चल रही होगी, उसका फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल उसका फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। रियाजुद्दीन साहब, बाबर आजम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में उनकी लगी हुई है, कैसा देख रहे हैं बाबर आजम की कारकर्दगी को? देखें, बाबर आजम पे तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि काफ़ी अरसे के बाद, वैसे तो हमारे मतलब किसी भी एरा में देख लें, जब से क़याम पाकिस्तान के बाद से जब हमारी टीमें बनी थी और गैर मुल्क में खेलने जाती थी, तो ऑन एंड ऑफ हमारे मतलब बॉलर्स भी और बैटर्स भी उन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया और अब मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि काफ़ी अरसे बाद हमें एक ऐसा बैटर मिला है जो हर मतलब एंगल से परफेक्ट है, हर तरह की मतलब ये कि स्ट्रोक खेलने की उनमें सलाहियत है, अपना दिमाग भी वो बेहतरीन लगाते हैं, और बहैसियत बैटर तो उनका कोई कमाल नहीं है, इसलिए कि ICC से वो कमोबेश सारे अवार्ड हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनकी रैंकिंग जो है वो टॉप पे रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दूसरे आने वाले बैट्समैन हैं उन्हें जो है बाबर आजम से सीखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये बात नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा कि उनकी कप्तानी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इसलिए कि देखें ये बात तो ख़ुद शाहिद आफरीदी ने भी कही है कि जिस तरह के वो इतने बड़े बैट्समैन हैं उसी तरह की उनकी कप्तानी भी होनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हर इंसान में मतलब बहुत सारी खूबियाँ नहीं होती हैं, और कोई ना कहीं कोई ऐसी खामी या कमज़ोरी ज़रूर होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हर इंसान जो है चाहे वो जिस शोबे में अपनी अच्छी जो चीज़ें हैं उसके ज़रिए अपनी खामियों को ख़त्म करके आगे निकल जाता है। लेकिन बैटिंग में बहैसियत बैटर जो बाबर आजम ने कमाल कर दिया है, मैं ये समझता हूँ कि वो तो मतलब उनके रिकॉर्ड जो हैं अब ज़ाहिर है मतलब हम सब के लिए काबिल तकलीफ मिसाल भी रहेंगे। जो बैट्समैन हैं आने वाले जो उनको फॉलो करेंगे यकीनन वो अच्छी बैटिंग भी करेंगे, नाम भी पैदा करेंगे अपना भी, मुल्क का भी। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत बैटर तो उनका कमाल नहीं है, और उनको अभी एक सिविल अवार्ड भी मिला है, हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। तो इसमें तो और मैं ये समझता हूँ जब कोई खिलाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे तो उसकी पजीराई बिल्कुल होनी चाहिए, और वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि वो अपनी इस जो इनकी ये लेगेसी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, इसको कितने अरसे तक बरकरार रहते हैं और कहाँ तक आगे लेके चलते हैं, और क्या अगर वो कप्तान रहते भी हैं टीम के तो उनका जो पॉजिटिव उनकी मतलब बैटिंग है उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन उनकी कप्तानी में आता है या नहीं आता, या फिर मतलब है कि वो
खुद एहतसाबी का मुजाहरा करते हुए उन्हें ये सोच लेना चाहिए और आगे बढ़ के बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ये कहना चाहिए कि एक फॉर्मेट जो है वो किसी और से कप्तानी की जाए। तो मेरे ख्याल से उन पर थोड़ा सा बोझ भी कम होगा, दबाव भी कम होगा और वो मज़ीद मतलब है कि बेहतर परफॉर्मेंस, गो कि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, वो और मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। लेकिन अब हमारे जो नए आने वाले बैट्समैन हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको बाबर आजम से बहैसियत बैटर जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनको देखना चाहिए। जाफर हुसैन साहब 269 स्कोर हो चुके हैं, 2 विकेटें गिरी हुई हैं अब तक। जाफर साहब, क्या बॉलर्स को जो है राइट और लेफ्ट कम्बिनेशन में मुश्किलात का अब तक सामना पाकिस्तानी बॉलर्स को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बआसानी जो है अब चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों बैटर्स? बिल्कुल जिस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जब आपकी 130 रन की पार्टनरशिप बन जाती है तो मेरे ख्याल में उसके बाद वो लाठी चार्ज ही करते हैं। और अब जिस तरह ओवर्स रह गए हैं, 6-7 ओवर्स रह गए हैं, तो उसमें लाठी चार्ज ही करना है। और सेट बैट्समैन हैं आपके डेरल मिचेल और टॉम लेथम पे ये ड्यू था इस तरह के मैच, क्योंकि वो कप्तानी कर रहे थे, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई वो कप्तान है और अच्छी टीम लेके चल रहे हैं। नो डाउट एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये 330 रन से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही परफेक्ट बैट्समैन है, वो है बाबर आजम, जिसको हम कह रहे हैं। फखर ने सेंचुरी स्कोर की है, फखर ने नो डाउट सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक इन्हें खुद आप कह रहे हैं कि बाबर आजम का नेमल बदल अगर इस वक्त पाकिस्तान में कहा जा रहा तो अब्दुल्ला शफीक है। आप बोलने देंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, जब आप आधी बात को काट देंगे तो फिर आप पूरी बात कैसे होगी। तो बात यह है कि बाबर आजम जो मेन खिलाड़ी तो हैं, आपको पता है, रिलाय उनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, क्योंकि पिछले मैच में वो 50 तक पहुंच गए थे लेकिन 50 स्कोर नहीं कर सके थे। दूसरी बात आ रही है फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान ने जिस तरह सेंचुरी मारी है, मैं समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग सेंचुरी मारी है, लेकिन अगर माजी की बात करें तो ये सेंचुरी मार के थक जाते हैं, अगले मैच में इतना बड़ा स्कोर या उस तरह का स्कोर नहीं कर पाते। इनका रिकॉर्ड जो बता रहे उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन आज भी वो सेंचुरी मारी, मेरी तो दुआ है। तीसरे आ जाते हैं फिर अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक पे बड़ा रिलाई किया जा रहा है कि उनको जो शामिल किया गया है और इस मौके पे शामिल करना, मेरे ख्याल में उनको एक अच्छा स्टैंड देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने पिछले मैच में स्टैंड दिया था 47-48 रन का, मेरे ख्याल में इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को भी लेके चलना चाहिए। और आज ये चीज़ पता चल रही है कि इसमें जो है ना आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी नजर आ रही है, क्योंकि शान मसूद पे रिलाई करना बड़ा मुश्किल था। अब रह गई बात बॉलर्स की, एहसान आप भूल गए, काफी लंबे अरसे से एक ड्यू इनिंग बाकी है इमामुल हक की। इमामुल हक ने देखें पिछले मैच में भी उन्होंने 50 स्कोर किए, 63 मेरे ख्याल में स्कोर बनाए हैं, स्कोर किया, ठीक है ना। तो ये कोई कम स्कोर नहीं होता। आप देखें ना जितना अच्छा स्टैंड दिया फ़खर ज़मान के साथ, मेरे ख्याल में एक अच्छी इनिंग्स खेली। और पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद वाहिद बैट्समैन है इमामुल हक जो रैंकिंग 3 में है। इसके अलावा आप क्या उनसे और क्या परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। तो बाकी अगर आज के मैच की बात करें तो जिस तरह बॉलर्स अपने बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, एहसान उल्लाह को देख लें, पिट गए, आपने खिलाया उनको और वो 60 रन से ज़्यादा स्कोर दे चुके हैं। और आप जिस तरह बात कर रहे थे उसामा मीर की, जिस पर रिलाई किया जा रहा था, उसामा मीर भी जो है ना वो 60 प्लस स्कोर दे चुके हैं। तो इकॉनमी रेट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रन देने का। तो मेरे ख्याल में अगर आप टीम चेंज करते हैं तो थोड़ा सा दबाव तो पड़ता है। वो ज़्यादा अच्छा नहीं था कि अगर आप 1-2 चेंजेस करते हैं, एकदम से 3 चेंजेस करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब। शादाब वाइस कप्तान थे आज के मैच में, अगर शादाब को ही खिलाया जाता तो सूदमंद ज़्यादा साबित हो सकता है, क्योंकि आप चेस पे जा रहे थे और चेस करने में आपको जो है उसामा मीर से बेहतर शादाब होते। देखिए टॉस से पहले टीम दी जाती है, तो टॉस से पहले जब टीम दी होगी तो उसमें शादाब खान नहीं थे, तो मेरे ख्याल में शादाब खान का होना ज़रूरी था। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एकदम से 3 चेंजेस वो समझ से बालातर हैं। आप 2 चेंजेस कर लेते, 1 चेंजेस कर लेते, वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय कि एकदम से 3 खिलाड़ियों को आपने बाहर कर दिया। ठीक है शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से वो थकावट का शिकार दिखाई दे रहे थे, नो डाउट, ठीक है, उनकी जगह बनती थी कि भाई उनकी जगह आप किसी और को डाल दें, एहसान उल्लाह का डालो, ठीक है, लेकिन शादाब खान को मैं फिर कहूँगा कि उनको टीम में होना चाहिए था। अच्छा, टीम में होना चाहिए। रियाजुद्दीन साहब कितने मुत्तफिक नज़र आते हैं पे जाफर हुसैन की इस बात पे कि उसामा मीर की जगह शादाबी आज टीम का हिस्सा होता है तो बेहतर होता है, क्योंकि हमने चेस करना है, क्योंकि माइंड एक बनाकर कप्तान ने रखा हुआ था कि अगर टॉस जीतना है तो फील्डिंग करनी है हमें, तो फील्डिंग करने में आपको 300 रन भी करने हो सकते थे, 150 रन भी और 350 रन भी चेस करने पड़ते। जाफर हुसैन की बात जो है खासियत तक ठीक है,
लेकिन अगर हम इसको दूसरे पैराए में देखें, हमें मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर मैच जीतना है, चूँकि हम एक मैच जीत चुके हैं। अगर हम मैच हार जाते तो शायद शादाब खान टीम में आ जाते, उनको होना भी चाहिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती, हम 3-3 खिलाड़ियों को एकदम चेंज कर देते हैं। तरीक़ाकार ये होना चाहिए, एक मतलब सिस्टम मैनेज करना चाहिए कि आप एक एक या दो दो खिलाड़ियों को, आपके पास इतने सारे 5 मैचेस थे तो आप मतलब आपके पास प्लेयर्स भी हैं जिनको आपको मौका देना है, इसलिए का एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आपने देखना है कि कौन से खिलाड़ी जो है फिट हो सकते हैं। तो ठीक है, मौका देना अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा कि खिलाड़ियों को मौका देना मुख्तलिफ, मतलब ये कि आप में टीम के अंदर तब्दीली ला के उसका कॉम्बिनेशन बनाना बिल्कुल चेक करना चाहिए, लेकिन एक एक दो दो खिलाड़ियों को चेंज करना चाहिए था। और इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा है कि आप लड़कों को चेक कर रहे हैं। रह गई देखिए शादाब की बात, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शादाब ने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं शो कर दी है, वो टीम के परमानेंट खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर इस मौके पे जो खिलाड़ियों की जो चेंजेस की जा रही है ना, वो इस हवाले से नहीं की जा रही है कि खिलाड़ी की किसी की परफॉर्मेंस ख़राब थी तो उसको बैठा दिया। हाँ, शाहिन शाह अफरीदी का आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से उनको बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है, और मैं तो ये इस बात का हामी हूँ कि जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर होते हैं उनको इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं बिल्कुल, करना क्योंकि चाहिए। अभी रियाज साहब है कि क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप करीब है और हमारे मेन बॉलर्स का मुकम्मल तौर पर वक्फे से जो है आराम करना भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट को भी यही चाहिए कि आप कम से कम अपने फास्ट बॉलर को हम रेस्ट दें 1-2 मैचेस में और उसके बाद इन करें। जिस तरह आज हुआ, शाहिन शाह अफरीदी को हमने ड्रॉप किया, उसकी जगह एहसानुल्लाह को चांस दिया। ऐसे पाकिस्तान के बॉलर्स की लंबी लाइन लगी हुई है, आप कमोबेश जो है इन प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ख़राब परफॉर्मेंस से किसी खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर दें, बल्कि आप उनको रेस्ट दें। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, जैसे फ़र्ज़ करें कि फ़खर ज़मान ने या मतलब किसी बाबर आजम ने भी सेंचुरी बनाई। देखिए ना, मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ कि जो न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनकी मिसालें आपके सामने हैं। वो बाकायदा बाज़ औक़ात जो है अपने कप्तान को भी रेस्ट दे देते हैं, और जो इसने मतलब सेंचुरी या 50 की होती है या जिसने 3 या 4 विकेटें ली होती हैं उसको भी रेस्ट देते हैं। तो उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता कि शायद उस खिलाड़ी के ख़िलाफ़ जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कोई मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया, नहीं, उनको रेस्ट दिया जाता है एक पॉलिसी के तहत, तरीक़ेकार के तहत। और ये जो है इसको हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। हमारी जो मैनेजमेंट है और टीम ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहें और इस बात का इंतज़ार करें कि जब वो मतलब अनफिट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो फिर आप उसको बैठा दें। और वो इंजरी और अनफिटनेस, जो फिटनेस का लेवल है, वो तो फिर 3-3, 4-4 महीने चलता है। इसलिए कि शाहिन शाह अफरीदी की मिसाल आपके सामने है कि वो 3-4 महीने तक मतलब वो अनफिट रहे। तो मतलब हमें ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है तो उसको मतलब वो एक फटीक में आ जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 100 रन बना लेता है जब वो आगे की तरफ जाता है, तो उसमें यकीनन ये तो ज़रूर है कि जी उसका बैट सेट हो चुका होता है, या बॉलर अगर 4 विकेटें ले ली होती हैं तो उसके मतलब एंगल हर चीज़ सेट हो चुकी होती है, लेकिन उसके पे थकावट के भी आसार होते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि वहाँ पे हमें उन खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए, और अगर एक आध मैच के लिए आप उन्हें आराम दें। लेकिन चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है हमारे मुल्क का या टीमों के हवाले से, टीमों के हवाले से अगर हम किसी खिलाड़ी को मतलब बैठाते हैं तो वो खुद भी बुरा मानता है, इसलिए कि ऐसी मिसालें नहीं हैं। तो हमें मतलब वो एक सिस्टम तरीक़ाकार के तहत अपने खिलाड़ियों को चेंजेस मतलब करनी चाहिए, और उनको ये बावर कराना चाहिए कि जी आपको अगर हम मतलब ये कि रेस्ट करा रहे हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि आपके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है या आपने कोई ख़राब परफॉर्मेंस दी। तो हमें इस कल्चर को आगे लेके आना पड़ेगा, और जब हम इस कल्चर को आगे लेके आएंगे तो हम यकीनन हर मैच में मतलब अपने खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को आजमाएंगे। वो हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा, फ्यूचर के लिए कामयाब होंगे। जाफर हसन साहब, एक ऑलराउंडर के हवाले से हमने बात करनी शायद नहीं की, वसीम जूनियर के हवाले से क्या कहेंगे? वसीम जूनियर के हवाले से देखिए, वसीम जूनियर को किसके जगह खिलाया जाए, बात वही है। मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नवाज को तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी आपसे यही बात हुई थी कि नवाज को मेरे ख्याल में कप्तान इसलिए खिला रहा है क्योंकि एज ए ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर भी काम कारामद है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस देखें तो इसका नवाज का ज़्यादा है, क्योंकि नवाज ने काफ़ी मैचेस खेल के जितवाए हुए हैं अपनी बैटिंग से भी। तो बॉलिंग उनकी नहीं चल रही, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन एक साथ आपके 4 फास्ट बॉलर को खिलाना वो भी मुनासिब नहीं समझ रहे होंगे कप्तान साहब। तो मेरे ख्याल में अब जो नवाज़ को डाला है, नवाज़ को डालने का मकसद यही था कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे जो है ना, और बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे उनको खिलाया जा रहा है। तो एक अब देखते हैं कि क्या करते हैं वो, क्योंकि पिछले मैच में तो उन्होंने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई थी अपनी बॉलिंग से। अब देखते हैं कि बैटिंग में क्या करते हैं। आज उनका जो
इम्तहान होगा, क्योंकि आज का मैच जो है ना वो क्रूशल होगा, बहुत करीब करीब जाएगा मैच। तो देखते हैं आज क्या होता है। अच्छा जाफर हुसैन साहब, कप्तान बाबर आजम ने अब तक 6 बॉलर्स का इस्तेमाल कर लिया है, विकटें लेने में नाकाम नज़र आ रहे हैं सिवाय हारिस रऊफ़ के दीगर बॉलर से। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी, क्योंकि प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए ABC, शायद वो करने में अब तक नाकाम नज़र आ रहे हैं बाबर आजम कप्तानी में। देखिए जो शफलिंग की है, बॉलर्स की जो शफलिंग है मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि अपने बॉलर्स को बचा के वो एंड तक 10 ओवर और ख़ास तौर पर 50 ओवर क्यों पूरे करवाने की कोशिश करते हैं। वो विकेट लेने पे क्यों नहीं जाते, वो अटैकिंग गेम क्यों नहीं खेलते। ये थोड़ा सा जो है ना मुझे इसमें लेग दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर कप्तान अटैकिंग गेम खेलेंगे, बॉलर्स को सही जगह पे यूटिलाइज़ करेंगे, तो मेरे ख्याल में विकेटें ज़्यादा जल्दी मिल पाएंगी। जब आपके पास विकेट मिल रही होती हैं, उधर से आप फ़ौरन चेंज करके जो है ना एक स्पिनर को ले आते हैं, या एकदम से ऐसा चेंज कर देते हैं कि वो बिल्कुल एक रिदम ही टूट जाता है। तो उस रिदम को का जो टूटना होता है वो फिर नुकसानदेह साबित होता है। आप अगर अटैकिंग गेम खेलते रहें तो मेरे ख्याल में एक अच्छी विकेट ले सकते हैं। अभी 290 स्कोर हो चुका है, 2 खिलाड़ी आउट हैं और 44.2 बॉल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में एक देखिए बड़ा जबरदस्त शॉट, इस दफा छक्का भी मार दिया लेथम ने। क्या कहेंगे, अब तो बल्ला खूब चलता दिखाई दे रहा है लेथम का भी। मैं वही कह रहा था कि जब इनका स्कोर जो है ना अब रुकने के लिए नहीं है, क्योंकि वही बात है कि ये हारिस रऊफ़ हालांकि ऐसे मौके पे अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के सामने क्यों बेबस हो जाते हैं, यही सवाल है मेरा। आज से 6 दिन पहले भी मैंने यही आपसे कहा था कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने हमारे बॉलर्स नाकाम नजर आते हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर्स के सामने हमारे बैटर्स नाकाम नजर आते हैं। इस पर रियाज साहब से भी बात करें, काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं रियाज साहब, क्या कहेंगे। हम माजी से अगर उठाकर देख लें तो पाकिस्तानी बैटर्स हों या बॉलर्स हों, वो लेफ्ट हैंडेड के सामने बहुत ज़्यादा नाकाम नजर आते हैं। क्या इस पे तवज्जो आज तक नहीं दी गई क्रिकेट में? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल रियाज साहब, अभी विकेट हासिल कर ली है हारिस रऊफ ने, तो पाकिस्तान की जानिब से 296 रन पर जो है तीसरी विकेट है गिर गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने रन अब बना लिए हैं वो काफ़ी देर हो चुकी है, और ये वो मौका है कि ये लग रहा है स्कोर के 300 प्लस जाएगा, और अगर ये 300 प्लस जाता है तो यकीनन हमारे जो बैटर्स हैं उन पे ये एक दबाव होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी विकेट है, और आप ये देखें कि ये तीसरी विकेट है हारिस रऊफ़ की। तो हारिस रऊफ़ में मतलब ये क्वालिटी है कि वो जो है ऑन एंड ऑफ वक्तन फ़वक्तन अपनी विकेटें लेने का तसलसल जिस अंदाज से वो अच्छी गेंदें करते हैं। लेथम ने देखते हैं क्या फैसला आता है इस पे। जी बिल्कुल, हाँ, ये अपील है, लेकिन ये कि गेंद जो है उनकी बहुत अच्छी थी, और वो अभी चंद लम्हों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना अब स्कोर हो गया है, अब ये उस तरफ जा रहा है 300 प्लस, और अगर ये 300 प्लस चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बैटर हैं उस पर दबाव होगा। लेकिन यही मौका है कि हमारे जो तीनों बॉलर्स हैं, या जो भी बॉलर्स मतलब इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आयद होती है लाइन और लेंथ और सामने वाले बैटर को देख के, उसकी एक्सपर्टीज़ को देख के, उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उस बैटर के, उसको देखते हुए जो है मैं समझता हूँ कि हमें हमारे बॉलर्स को बॉलिंग करनी चाहिए। और इस वक्त जो है इस पोजीशन पे, इस मौके पे थोड़ा सा लैक नज़र आया कि हमारे बॉलर्स हैं थोड़ा सा इजी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखें ना, लेथम जो है देखना होगा कि मतलब वो आउट हुए नहीं। अगर लेकिन मैं बात कर रहा था इसी तरह जो है हमारे खासकर जो 6 बॉलर्स आजमा लिए बाबर आजम ने, कोई बॉलर इस पर अभी खातिर खा कामयाबी हासिल करता दिखाई नहीं दिया। देखें, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह से मतलब इन्होंने डैरिल मिचेल ने पहले भी मतलब मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और इसमें भी वो बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस किया, तो यकीन उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो चुका है। और जब कोई बैटर मतलब इस पोजीशन में आ जाए कि सामने वाले बॉलर्स को सबको खेल चुका हो, और उसकी बॉलें जो हैं उसके लिए मतलब ख़तरनाक ना दिखाई देती हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। और बिल्कुल ऐसा अभी ये जो फैसला हुआ था लेथम के हवाले से, नॉट आउट करार दिए गए, तो स्कोर वहीं मौजूद है, विकेटें 2 ही गिरी हुई हैं। 2 विकेटें, तो अब ये जो है हमारे ऊपर अब ये प्रेशर डलना शुरू हो गया। देखें, यही वो मौका है कि अगर हम 300 के करीब अगर 1-2 विकेटें और निकाल लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा रन नहीं बने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 300 प्लस और अगर 320 के रन होते हैं तो हमारे बैटर्स पे जो है आसानी से। जाफर हुसैन साहब, आखिरी सवाल की कितना स्कोर करने में कामयाब होगी न्यूजीलैंड टीम? देखिए, अभी जो पोजीशन है मेरे ख्याल में मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ। 310 से लेके 320 के दरमियानी स्कोर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्कोर दे देते हैं तो पाकिस्तान फिर मुश्किलात का शिकार दिखाई देगा। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त 296 रन स्कोर हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के, और दोनों विकेटें पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने हासिल की है। और अगर बात करें आज के मैच में तो 3 चेंजिंग पाकिस्तान की जानिब से हुई थी। इसी के साथ ही
इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।